हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम 10th मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 4 के खंड स के प्रश्न नंबर 16, 17, 18, 19, 20 और 21 पर चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न जो हैं आपके संजीव मॉडल टेस्ट पेपर से लिए गए हैं, अतः इन्हें ध्यान से देखें, सुने। जैसा कि पहला जो 16 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित करके प्रत्येक अभिक्रिया के प्रकार बताइए। पहली अभिक्रिया आपके जो है वो है CH4 प्लस Cl2। यहाँ पर जो है CH4Cl है, यहाँ पर CH4 में से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और Cl उसकी जगह आकर के जुड़ जाता है और हमारा जो उत्पाद बनता है वो बनता है CH3Cl, यानी CH4 की जगह CH3 रह जाता है और एक हाइड्रोजन की जगह Cl जुड़ जाता है और HCl बाहर निकल जाता है। इस तरीके से यह अभिक्रिया जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें एक अणु का प्रतिस्थापन या विस्थापन होता है। प्रतिस्थापन भी कहते हैं और इसे विस्थापन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया हमारी है Na प्लस Cl2 और इससे NaCl बना। यहाँ पर दो जो अणु हैं या परमाणु हैं इनका संयोग हो रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको, और इसको हम योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से आपके तीसरी जो अभिक्रिया है वो है H2SO4 जो कि एक अम्ल है, NaOH जो कि एक क्षार है। आप जानते हैं कि अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बना रहे हैं और जल बनता है, अर्थात ये जो अभिक्रिया है ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। दूसरा जो इसका प्रश्न है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ पर पहला है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब भी कोई धातु है अम्ल, क्षार या फिर नमी से क्रिया करती है तो उसमें जंग लग जाती है, उसमें एक भूरे रंग की मोटी परत जम जाती है। इस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं, यानी जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण वस्तुओं की जो चमक होती है वो समाप्त हो जाती है। अब आगे प्रश्न ये भी आ सकता है कि वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए या संक्षारित होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि इसके लिए हम कुछ उपाय इस तरीके से कर सकते हैं। एक तो उस वस्तु पर पेंट कर सकते हैं। पेंट कर देंगे तो उस वस्तु को ना नमी मिलेगी ना वायु मिलेगी, इस स्थिति से वो जो है जंग से बच सकती है। इसी प्रकार से हम जो है उस पर तेल या ग्रीस लगा देंगे। तेल या ग्रीस अगर आप किसी चीज़ पर लगा देते हैं तब भी उसको नमी और वायु नहीं मिलेगी। देखिए, जंग तभी लगेगी जब किसी वस्तु को नमी और वायु दोनों मिले एक साथ, तो इस स्थिति में भी जो है उसमें जंग नहीं लगेगी। तीसरा होता है कि उस पर जस्ते की परत भी हम चढ़ा सकते हैं। अगर लोहे पर हम जस्ते की परत चढ़ा देते हैं तब भी उसमें जंग नहीं लगता है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, इस क्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो एक अलग से ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपको देना होगा लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से उस पर जंग नहीं लगता है, इस क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से इसका जो दूसरा प्रश्न है वो विकृत गंधिता का आता है। विकृत गंधिता क्या होती है? देखिए, विकृत गंधिता जो होती है, विकृत शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, विकृत गंधिता। विकृत मतलब जो गंध है वो खराब हो जाती है। जब वसा या तेल युक्त जो पदार्थ होते हैं उसको हम काफ़ी लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण लंबे समय तक रखने पर उनका जो है ऑक्सीकरण हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जिसके फलस्वरूप उनका स्वाद और गंध दोनों बिगड़ जाती हैं, उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। अर्थात शॉर्ट में आप समझ सकते हैं कि जब तेल या वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं जब इनको हम लंबे समय तक रख देते हैं तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन मिलती चली जाती है, जिसके फलस्वरूप उनका जो गंध होती है वो दुर्गंध में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। इस तरीके से ये जो 16 प्रश्न है ये हमारा यहाँ समाप्त होता है। अब चर्चा करते हैं अपने 17वें प्रश्न पर। 17वां प्रश्न है, मादा में पाए जाने वाले एस्ट्रोजन हार्मोन के 3 कार्य लिखिए। देखिए, मादा में जो अंडाशय होता है जो कि मादा जनन ग्रंथि होती है, इसी अंडाशय से जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रवण होता है।
एस्ट्रोजन जो है ये मादा हार्मोन होता है। इस हार्मोन के कारण मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण मादा में कौन कौन से होते हैं? जैसे उसकी आवाज़ पतली हो जाती है, अगर शरीर पर कहीं बाल होते हैं तो इस हार्मोन के प्रभाव के कारण उसके जो बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं, स्तनों का विकास हो जाता है, जननांगों का विकास हो जाता है, जननांगों पर बाल आना आदि जो लक्षण होते हैं ये एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही आते हैं। इसके अलावा जो है उनमें ऋतुस्राव भी प्रारंभ हो जाता है इसी हार्मोन के कारण। तो ये हार्मोन जो होता है नारीत्व हार्मोन कहलाता है, अर्थात इससे उसमें नारी के गुण आ जाते हैं, महिला में नारी के गुण आ जाते हैं, ठीक है ना। इस हार्मोन के कारण ही उसमें जो मादा जननांग होते हैं उनका विकास होता है, उसमें ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, मादा के द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। अगला प्रश्न है हमारा 18वां है, निम्न को परिभाषित कीजिए। निम्न में है अपना अनुवांशिकी। देखिए जैसे अपनी किताब होती है अलग अलग, जैसे गणित की किताब है उसमें हम गणित के सूत्र पढ़ते हैं, विज्ञान की किताब है उसमें हम विज्ञान के विषय में पढ़ते हैं। तो अनुवांश ऐसे ही विज्ञान की भी एक अलग अलग शाखाएं होती हैं जिनमें हम विज्ञान की अलग अलग शाखाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आनुवांशिकी भी जो है विज्ञान की एक शाखा होती है जिसमें हम आनुवांशिकता के जो नियम हैं, उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आनुवांशिकी की परिभाषा आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिनमें आनुवांशिकता के नियमों और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, जीनोम क्या होता है? तो देखिए किसी भी जीव के जो युग्मक में उपस्थित गुणसूत्रों की जो अगुणित समुच्चय होता है उसको हम जीनोम कहते हैं। अगला प्रश्न है, समयुग्मजी क्या होता है? देखिए जब युग्म के एक युग्म में दो युग्म विकल्पी होते हैं, आपने जो है आनुवंशिकता के जब नियम पढ़े होंगे तो उसमें पढ़ा होगा कि जो युग्म विकल्पी होते हैं, तो जब युग्म के दोनों युग्म विकल्पी अगर समान होते हैं तो उसे हम समयुग्मजीय अवस्था कहते हैं। जैसे टी और टी, यहाँ दोनों कैपिटल टी हैं तो ये भी समयुग्मजीय अवस्था होती है। और दूसरा होता है स्मॉल टी, यहाँ दोनों स्मॉल हैं तो ये भी समयुग्मजीय अवस्था होती है। विषम युग्मजीय अवस्था होती है जब युग्म, इसी प्रकार से एक प्रश्न और आता है, विषम युग्मजीय किसे कहते हैं? तो देखिए बिल्कुल इसी की तरह परिभाषा होती है। उसमें क्या करना होता है आपको, जब युग्म के दोनों युग्म विकल्पी असमान होते हैं, समान की जगह वहाँ पर असमान आ जाएगा, जैसे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो दोनों अलग अलग हो गया इस तरीके से, तो ये विषम युग्मजी होता है। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन जल युक्त यौगिकों के दो उदाहरण दीजिए, ऐसे यौगिकों को गर्म करने पर क्या होता है? तो देखिए क्रिस्टलन जल लवण के एक इकाई सूत्र में, लवण के एक इकाई सूत्र में उपस्थित जल के अणुओं की संख्या को हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे यहाँ पर CuSO4 है, ये एक क्रिस्टल है और इसमें ये जल है 5H2O, तो ये एक क्रिस्टलन जल हो गया। अब यहाँ ये पूछा गया कि जब क्रिस्टलन जल को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? देखिए क्रिस्टलन जल को जब हम गर्म करेंगे तो आप जानते हैं गर्म करने पर जल की क्या बन जाती है? भाप बन जाती है, मतलब जल का अणु निकल जाता है। तो CuSO4 5H2O जो इसका रंग नीला होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो इसमें से पानी निकल जाएगा और ये श्वेत हो जाएगा। लेकिन पुनः अगर इसमें पानी ऐड कर देंगे तो वापस से क्रिस्टलन जल बन जाएगा और इसका रंग नीला हो जाएगा। ऐसे ही Na2CO3 10H2O होता है, धावन सोडे का क्रिस्टलन जल हो गया ये, ठीक है। जब इसको गर्म करेंगे तो Na2CO3 बन जाएगा और 10H2O बन जाएगा, मतलब इसमें से पानी निकल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, लाइक का बटन है, उसे दबा करके जो है थोड़ा सा मोटिवेट जरूर करें। रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं? एकल परिसंचरण और दोहरे परिसंचरण में 3 अंतर लिखिए। देखिए रुधिर परिसंचरण तंत्र, रुधिर परिसंचरण तंत्र में आप जानते हैं कि रुधिर होता है, हृदय होता है, हृदय से निकलने वाली जो वाहिनियाँ होती हैं जिसमें धमनी और शिरा हो गई, और रक्त होता है। ये रक्त परिसंचरण तंत्र के हमारे भाग होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र क्या क्या काम करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जो है पूरे शरीर में, ऑक्सीजन को तो पूरे शरीर में फैलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरे शरीर से एकत्रित करके फेफड़ों में लेके आता है। इसी प्रकार से विभिन्न पोषक पदार्थ जो हम खाते हैं, पाचन होता है,
उन पोषक पदार्थों को पूरे शरीर में फैलाता है, उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लेके जाता है, जैसे कि हमारी किडनी तक, और उनसे जो है हमारे मूत्र का निर्माण करता है। तो ये सब रुधिर परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। तो रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या होता है? मनुष्य में O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ जो भी हम खा रहे हैं, उत्सर्जी पदार्थ जो हमारे शरीर से बाहर निकलने वाले होते हैं, स्त्रावी पदार्थ जो कि हार्मोन वगैरह हो गए जो कि अंतःस्त्रावी ग्रंथियों से बनते हैं, इनको शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने वाला जो तंत्र होता है उसे हम रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मतलब रुधिर परिसंचरण तंत्र ही इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। अब प्रश्न यहाँ पर आ रहा है एकल परिसंचरण और दोहरे परिसंचरण में क्या अंतर होता है। देखिए परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, एक तो एकल परिसंचरण तंत्र और एक दोहरा परिसंचरण तंत्र। एकल परिसंचरण तंत्र ये जो ज़्यादातर जो है जलीय जो जीव होते हैं जैसे मछली हो गया, मेंढक हो गया, इनमें पाया जाता है। और दोहरा परिसंचरण तंत्र जो विकसित जीव होते हैं जैसे मनुष्य वगैरह में, इनमें पाया जाता है। एकल परिसंचरण तंत्र में जो रक्त होता है वो एक बार ही हृदय से गुजरता है, इसलिए उसका नाम एकल परिसंचरण तंत्र होता है। दोहरे परिसंचरण तंत्र में जो रक्त होता है वो दो बार हृदय से गुजरता है। अगर आपने जो है रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि रक्त दो बार गुजरता है, एक बार अशुद्ध रक्त गुजरता है और एक बार शुद्ध रक्त गुजरता है। गिल्स द्वारा रुधिर को, एकल परिसंचरण तंत्र में गिल्स के द्वारा रुधिर को ऑक्सीजनित किया जाता है, जबकि दोहरे परिसंचरण तंत्र में फेफड़ों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। एकल परिसंचरण तंत्र में हृदय में दो ही चैम्बर होते हैं, एक आलिंद एक निलय, जबकि दोहरे परिसंचरण तंत्र यानी हमारे अंदर जो है चार चैम्बर होते हैं, दो आलिंद और दो निलय। इस तरीके से आज का जो हमारे जो ये टॉपिक है यहाँ पर इसकी चर्चा समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद करें, लिख लिख करके याद करें ताकि आपको जो है लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।